ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट, कि आपकी बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किस तरह ट्रांसपोर्ट होती है, वो किस तरह ट्रांसपोर्ट होती है। ध्यान से सुनना, बहुत आसान है और अहम भी है। ठीक है, आपका बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो, आप क्या होता है, फर्ज करो मैं आपकी बुक वाली डायग्राम ही बनाता हूँ। आपकी बुक ने कुछ इस तरह आपके क्या बनाए हैं, टिश्यूज बनाए हैं। ठीक है, मैं ये डायग्राम बनाता हूँ। ये क्या है, आपके टिश्यूज हैं। फर्ज करो आपका कोई भी टिश्यू है, स्केलेटल मसल है, कोई भी है। आप क्या कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो या कोई काम कर रहे हो, उससे होता क्या है, जो आप जब आप एक्सरसाइज करते हो तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होती है। इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हुई, इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हुई, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब आपने पढ़ना है कि भाईजान जो ये कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू लेवल पे जनरेट हो रही है, ये बाहर हवा हवा तक कैसे पहुंचती है। तो इसको हम डिटेल में करते हैं और इसमें जो क्वेश्चन आएगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अच्छा, इसमें ये तीन तरीकों से कार्बन डाइऑक्साइड आपकी क्या होती है, ट्रांसपोर्ट होती है। उससे पहले कि हम कार्बन डाइऑक्साइड पर जाए, मैं आपको डायग्राम कंप्लीट करा देता हूँ। ये आपका टिश्यू है, ठीक है, ये तीन मैंने टिश्यू बनाए हैं। उसके बाद आपकी बुक वाले ने इस तरह ना बनाई है, कैपिलरी बनाई है। ठीक है, ये क्या है, कैपिलरी है। ये बड़ी सी मैंने बड़ी करके जूम करके कैपिलरी बना दी है। ठीक है, बहुत बड़ी कैपिलरी है जी एक। ठीक है, ये कैपिलरी है और ये क्या है, ये कैपिलरी की दीवार है। ठीक है, दिस इज वॉल ऑफ कैपिलरी एंड दिस इज ल्यूमन ऑफ कैपिलरी। ठीक है, तो आई होप कि थोड़ी बहुत आपको डायग्राम की समझ आ गई होगी। अब आपकी कैपिलरी में एक उसने बड़ा सारा ये देखो, ये बड़ा सारा उसने क्या बनाया हुआ है, आरबीसी। ठीक है, तो आपकी बुक में इस तरह की कुछ डायग्राम बनी है। टिश्यू है, उसकी दीवार है कैपिलरी की, उसमें एक आरबीसी उसने बनाया हुआ है और ये क्या है, ल्यूमन है। ठीक है, इस तरह आपकी एक डायग्राम बनी हुई है। अब होता क्या है, जब आप एक्सरसाइज करते हो या आपके जो टिश्यू हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो डिफ्यूज करती है। वो क्या करती है, डिफ्यूज करती है, किससे, टिश्यू से, किसके अंदर, आपके कैपिलरी के अंदर। ठीक है, तो अब जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है ये आपकी किसके अंदर आ गई है, कैपिलरी के अंदर आ गई है, डिफ्यूज करके, डिफ्यूजन के थ्रू। ठीक है, गैसेस डिफ्यूज करती हैं, हमें ये पता है। अब जब ये डिफ्यूज करेगी, अब जब ये क्या करेगी, जब ये डिफ्यूज करेगी, जब ये डिफ्यूज करेगी तो ये क्या क्या करेगी, ये किस किस रास्ते पे जाएगी। तो ये आपने इसको गौर से सुनना, बड़ी आसान सा ये मैंने आरबीसी बनाया है। अब ये क्या करती है, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड आपके आरबीसी में जाती है। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गई आरबीसी में। आरबीसी में पड़ा होता है पानी, वाटर। ये वाटर के साथ मिलती है और एक एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। और अगर आप लोगों ने एमडी कैट किया था तो आपने तब भी पढ़ा होगा कि कार्बोनिक एनहाइड्रेट वाज वेरी फेमस क्वेश्चन फॉर एमडी कैट। एमडी कैट में कई दफा ये रिपीट भी हो चुका है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को जो मिलाने वाली चीज है वो क्या है, दैट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलती है और क्या बनाती है, H2CO3। ठीक है, H2CO3 ये एसिड है। ठीक है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। उसके बाद क्या होता है, ये होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज Ca। ठीक है, H2CO3, जो H2CO3 है ये क्या है, H2CO3 टूटता है किस किस में, H2CO3 टूटता है हाइड्रोजन में प्लस बाइकार्बोनेट में। ठीक है, प्लस बाइकार्बोनेट में। मैंने क्या बताया, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हुई, वो आपके आरबीसी में आई, वाटर के साथ मिली, कार्बोनिक एनहाइड्रेज की मदद से उसने वो H2CO3 में कन्वर्ट हो गई। H2CO3 इज वेरी रिएक्टिव, तो उसने वो टूट गया किस में, हाइड्रोजन में, और किस में, बाइकार्बोनेट में। यहाँ पे आपके एक को ट्रांसपोर्टर लगा होता है, यहाँ पे अल्लाह ताला ने एक को ट्रांसपोर्टर लगाया हुआ है। वो क्या करता है, वो आपके बाइकार्बोनेट को किसमें फेंक देता है, कैपिलरी में फेंक देता है, ब्लड में फेंक देता है, और क्लोराइड को अंदर ले आता है, क्लोराइड को अंदर ले आता है, क्लोराइड को अंदर ले आता है और बाइकार्बोनेट को बाहर फेंक देता है। ठीक है, ये एक को ट्रांसपोर्टर है। अब होता क्या है, जो आपका ये बाइकार्बोनेट था ये तो बाहर चला गया, अब बच क्या गया है, बच गया है हाइड्रोजन आयन। और आपको पता है हाइड्रोजन आयन क्या है, एसिडिक है। ठीक है, हाइड्रोजन क्या है, एसिडिक है। अगर हम हाइड्रोजन आयन को का कोई बंदोबस्त नहीं करेंगे तो ये हमारे तो आरबीसी बहुत एसिडिक हो जाएंगे, वो तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा। तो हमने हाइड्रोजन का बंदोबस्त कैसे किया, हमने क्या, अल्लाह ताला ने किया। अल्लाह ताला ने क्या किया और ये हमें मदद कैसे करते हैं, बड़े गौर से सुनना है। ये आपकी बुक पे कॉन्सेप्ट नहीं लिखा हुआ, इसलिए आपने इसको गौर से सुनना है। अच्छा, इसको गौर से सुनना है आपने। देखो भाई, आपके जो हाइड्रोजन आयन है ना, ये क्या करते हैं, यहाँ पे यहाँ पे क्या होती है, हीमोग्लोबिन होती है। ठीक है, हीमोग्लोबिन होती है। अब हीमोग्लोबिन क्या होती है, नेगेटिव होती है। और ये नेगेटिव हीमोग्लोबिन का क्या मतलब है, ये मैं समझाता हूँ आपको। जो आपकी हीमोग्लोबिन है ये किसके साथ मिल जाती है, आपके हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, जो हाइड्रोजन आयन है वो किसके साथ मिल जाता है, हीमोग्लोबिन के साथ। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि यार हीमोग्लोबिन नेगेटिव अब कहां से आ गई है, तो इसको मैं समझाता हूँ। देखो, आपकी जो हीमोग्लोबिन होती है, डॉक्टर नजीब का अगर आपने लेक्चर लिया हो तो वो कहते हैं कि जो हीमोग्लोबिन होती है इसके चार पॉकेट्स होती हैं, इस तरह चार पॉकेट्स होती हैं।
ये 4 पॉकेट्स, चारों पॉकेट्स में क्या होती है, ऑक्सीजन 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 और ऑक्सीजन, चारों ऑक्सीजन होती हैं। लेकिन और जो ये वाली ऑक्सीजन, ये वाली होती है ना, ये वाली हीमोग्लोबिन जिसकी जिसकी चारों पॉकेट्स में ऑक्सीजन होती है, ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन होती है। इसको हम कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब ये जब ये जब ये आती है टिश्यू के लेवल पे, ये कॉन्सेप्ट आपने अपनी बुक पे लिख लेना, नहीं लिखा हुआ। जब ये टिश्यू के लेवल पे आती है तो टिश्यू में चूंकि ऑक्सीजन की कमी है, तो जो इसकी 4 पॉकेट्स थी, एक एक जो पॉकेट है वो खाली हो जाती है। एक पॉकेट क्या हो जाती है, खाली हो जाती है। एक एक से ऑक्सीजन डिसोसिएट करके टिश्यू में मूव कर जाती है। जब एक से ऑक्सीजन डिसोसिएट करके टूट के टिश्यू में मूव कर जाती है, तो ये हो जाती है डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन, डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन। और इसमें एक अमाइनो एसिड होता है हिस्टीडीन, ठीक है, इसमें एक अमाइनो एसिड होता है हिस्टीडीन, हिस्टीडीन। और हिस्टीडीन आपको पता होगा बेसिक अमाइनो एसिड है। जो जो डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन है, इसमें एक अमाइनो एसिड होता है हिस्टीडीन, जो कि क्या है, बेसिक अमाइनो एसिड है। और इसके ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव, हिस्टीडीन के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव, और जो डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन होती है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और ये क्या होती है, बेसिक होती है। वो मैंने आपको समझा दिया। हम यही कॉन्सेप्ट उठा के इधर लिखते हैं। देखो, आपके हाइड्रोजन किससे जनरेट हुआ था, कार्बन डाइऑक्साइड से, ऐसे ही है। होता क्या है, टिश्यू के लेवल पे जब हमारी डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन होती है, जब उससे डिफ्यूजन के थ्रू एक ऑक्सीजन निकलती है ना, तो हमारी हीमोग्लोबिन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। क्यों, हिस्टीडीन की वजह से, हिस्टीडीन की वजह से। जब हिस्टीडीन की वजह से नेगेटिव चार्ज आता है, तो आपका जो ये जो हाइड्रोजन है, ये किसके साथ मिल जाता है, ये मिल जाता है हीमोग्लोबिन के साथ। जब ये हीमोग्लोबिन के साथ मिलता है तो इट प्रमोट, ये बहुत अहम कॉन्सेप्ट है और ये बच्चों को समझ नहीं आता, इट प्रमोट डीऑक्सीजनेशन, ठीक है, इट प्रमोट डीऑक्सीजनेशन, इट प्रमोट डीऑक्सीजनेशन। अब इसको हम क्या कहते हैं, आपकी बुक पे नहीं लिखा हुआ, काइंडली इसको लिख लेना। इसको हम कहते हैं बोहर इफेक्ट। इसको हम क्या कहते हैं, बोहर इफेक्ट कहते हैं, बोहर इफेक्ट कहते हैं। दोबारा सुने, मैं इसको रिपीट करता हूं। सबसे पहले आपकी होती है ऑक्सीहीमोग्लोबिन। ऑक्सीहीमोग्लोबिन क्या है, न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन जब वो टिश्यू लेवल पे आती है, उसकी होती है डीऑक्सीजनेशन। जब उसकी डीऑक्सीजनेशन होती है तो उस पर आ जाता है चार्ज नेगेटिव ड्यू टू हिस्टीडीन अमाइनो एसिड, क्योंकि हीमोग्लोबिन अमाइनो एसिड से बनी हुई है ना, तो हिस्टीडीन अमाइनो एसिड होता है। अब जो हमारा हाइड्रोजन आयन है ना, हाइड्रोजन आयन, ये क्या कहता है, ये ऑक्सीजन को कहता है चलो दफा हो जाओ, टिश्यू में जाओ। ये उसको डिसोसिएट करता है, इसको कहता है चलो भागो, ठीक है। जो ऑक्सीजन होती है वो इन पॉकेट से निकल के किस में चली जाती है, टिश्यूज में चली जाती है। मतलब इन शॉर्ट ये कि जो हमारा हाइड्रोजन आयन है, जो हमारा हाइड्रोजन आयन है, वो क्या, वो प्रमोट करता है डीऑक्सीजनेशन, वो प्रमोट करता है डीऑक्सीजनेशन, डीऑक्सीजनेशन। अब इस कॉन्सेप्ट की अगर आपको समझ नहीं आई, लेकिन अब आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी, गौर से देखना। देखो, मैंने क्या की, मैंने एक्सरसाइज की, मैंने ना पुशअप लगाने शुरू कर दिए। मेरे स्केलेटल मसल में ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, मेरे स्केलेटल मसल में जब ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी तो ज्यादा हाइड्रोजन आयन बनेंगे। ऊपर ही हमने देखो, जब ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड तो ज्यादा हाइड्रोजन आयन। तो मेरे जब मैंने ज्यादा एक्सरसाइज की, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बनी, ज्यादा हाइड्रोजन आयन बने। जब ज्यादा हाइड्रोजन आयन बने तो ज्यादा डिसोसिएशन, बोहर इफेक्ट की वजह से ज्यादा डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन होगी। जितनी भी पॉकेट्स होंगी ऑक्सीजन की वो खाली हो जाएंगी। तो यही तो हमारी बॉडी का मैकेनिज्म है कि जब मैं एक्सरसाइज करूंगा तो मेरे टिश्यूज की जो ऑक्सीजन डिमांड है वो कैसे पूरी होगी, ड्यू टू हाइड्रोजन। और इसको ये किसने डिस्कवर किया था, एक बहुत अच्छा इंसान था, उसने कहा था कि इस तरह होता है वो कि जब हमारे हाइड्रोजन आयन होते हैं वो डिसोसिएट कर देते हैं ऑक्सीजन को, ठीक है। तो अब जरा मुझे बता दें कि बोहर इफेक्ट सबको क्लियर हो गया है, आपकी बुक पे नहीं लिखा हुआ, काइंडली इसको लिख लेना, अपने अल्फाज में चाहे लिख लेना। एक काम ये हुआ कि जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड थी वो बाइकार्बोनेट बन गई। तो 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड है इट इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू बाइकार्बोनेट्स। लेकिन जो आपकी 5% कार्बन डाइऑक्साइड है, जो 5% कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या होती है, इट डिसॉल्व इनटू प्लाज्मा। ये आपके ब्लड में मिक्स हो जाती है और फिर आपका ब्लड लंग्स की तरफ जाता है और वहां से वो लंग्स उसमें बाहर हवा में एक्सक्रीट कर दी जाती है। अब हमारा जो बाइकार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट टिश्यू लेवल पे बन गया। अब हमने इस बाइकार्बोनेट से दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड बनानी है और उसको बाहर मूव करवाना है। और जो तीसरा इसमें सोर्स था, पहले कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट में बनी, डेट वाज 70%, डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड 5%। और एक और क्या हुआ कि इसके अंदर
इसके अंदर क्या थी, हीमोग्लोबिन थी, ठीक है, हीमोग्लोबिन थी। जो आरबीसी था इसके अंदर क्या थी, हीमोग्लोबिन। तो मेरी जो 25% कार्बन डाइऑक्साइड थी, 25% कार्बन डाइऑक्साइड थी, वो हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो गई। किसके साथ, ग्लोबिन। हमने पढ़ा था ना कि हीम पोर्शन होता है और ग्लोबिन पोर्शन होता है। तो जो आपकी ग्लोबिन होगा इसके साथ 25% कार्बन डाइऑक्साइड अटैच हो जाएगी, जिससे क्या होगा, आपकी बनेगी कार्बोक्सी ग्लोबिन, ठीक है, कार्बोक्सी ग्लोबिन। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। 70% कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू बाइकार्बोनेट, 25% कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, और उसके अलावा 5% डिजोल्व इन प्लाज्मा। ठीक है, तो इस तरह आपके 3 तरीकों में कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट की जाती है। अब ये हमने पढ़ा है। अच्छा, इसमें से जो आपसे यूवर्ल्ड में क्वेश्चन मैंने देखा था वो ये है, यूवर्ल्ड का क्वेश्चन ये है कि वाई आरबीसीज वाई आरबीसीज हैज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ क्लोराइड एट टिश्यू लेवल। कि वो आपके आप वो इसी से मिलता जुलता उसने कॉन्सेप्ट पूछा हुआ है कि जो आपके आरबीसी टिश्यू लेवल पे होते हैं, इनमें इनके अंदर क्लोराइड बहुत ज्यादा क्यों होता है। तो जरा मुझे कौन बताएगा, बड़ा एक्सीलेंट कोई बच्चा बताएगा कि जो आरबीसी टिश्यू लेवल पे होते हैं उनमें क्लोराइड बहुत ज्यादा क्यों होता है, इसकी क्या वजह है। डॉक्टर काशिफ, आप क्या सोचते हैं, जल्दी बताएं। क्लोराइड अंदर मूव कर रहा है, यस, दिस इज आंसर, दिस इज आंसर। ठीक है, देखो टिश्यू लेवल पे चूंकि आपके जो कार्बोनेट हैं, वो क्या हैं, वो बाहर मूव कर रहे हैं, तो उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्लोराइड आपके अंदर आ जाता है। ठीक है, तो आपने याद रखना है, आपकी टिश्यू लेवल पे जो आपके आरबीसीज होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें क्लोराइड बहुत हाई लेवल पे होता है। और ये यूएसएमएलई का क्वेश्चन है। ठीक है, वो क्यों होता है, ड्यू टू काउंटर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब ये तो हो गया सीधी सीधी बात, दिस वाज योर बोहर इफेक्ट। अब हम समझते हैं एक और इफेक्ट होता है जो आपकी बुक ने ऐसे बस थोड़ा सा उसकी झलकी दी है, लेकिन उसको सही तरह लिखा नहीं हुआ, बट आप उसको इस तरह सही लिख लें। मैं बताता हूं आपको, वो है हल्डेन इफेक्ट। वो क्या है, हल्डेन इफेक्ट, गौर से देखना। तो आज कॉन्सेप्चुअल क्लास है थोड़ी सी, लेकिन परेशान नहीं होना बस। अच्छे और बुरे दिन साथ साथ ही चलते हैं ना, हमने आसान टॉपिक भी किया तो आज थोड़ा सा मुश्किल आ गया, तो फिर क्या। हल्डेन इफेक्ट, ठीक है, हल्डेन इफेक्ट। हल्डेन इफेक्ट क्या होता है। अच्छा, ये तो था बोहर इफेक्ट। बोहर बहुत अच्छा बंदा था, उसने हमें बताया कि भाईजान जो जितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, ऑक्सीजन आपकी टूटेगी हीमोग्लोबिन से। फिर एक और बंदा आया और उसने कहा कि एक हल्डेन इफेक्ट भी होता है, एक हल्डेन इफेक्ट भी होता है। और वो क्या होता है, देखो लंग्स में क्या हो रहा है, आपके जब आप वही ब्लड जो आपके टिश्यू लेवल पे बना था, जब वो लंग्स में आता है, तो क्या होता है, आपके बाइकार्बोनेट आयन, आपके जो बाइकार्बोनेट आयन थे वो आरबीसी के अंदर आते हैं। ठीक है, और वो किसके साथ मिलते हैं, वो हाइड्रोजन आयन के साथ मिलते हैं। वो किसके साथ मिलते हैं, हाइड्रोजन आयन के साथ मिलते हैं, और क्या बनाते हैं, H2CO3। और कार्बोनिक एनहाइड्रेज की मदद से वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, CO2 प्लस वाटर में। ये लंग्स के लेवल पे हो रहा है। अभी पहले हमने पढ़ा था टिश्यू के लेवल में, उसमें ये रिएक्शन इस तरह चल रहा था। अब लंग्स के लेवल पे ये रिएक्शन इस तरह चल रहा है, बाइकार्बोनेट हाइड्रोजन के साथ मिलते हैं और H2CO3 बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज की मदद से। मान लिया, ठीक है, ओके है। अच्छा, अब जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है ये तो उड़ जाएगी बाहर, ये तो एनवायरनमेंट में चली जाएगी, पानी वैसे ही न्यूट्रल है। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि ये अब बाइकार्बोनेट लंग्स के लेवल पे ऐसा क्यों होता है। तो आपने याद रखना है, जो हाल्डेन बहुत अच्छा बंदा था। इसने हमें यह बताया था कि जब भी क्या होगी, जब भी हमारा ऑक्सीजन ज्यादा होगी, जब भी हमारा ऑक्सीजन ज्यादा होगी। अब लंग्स के अच्छा जरा मुझे बताएं कि टिश्यू के लेवल में ऑक्सीजन ज्यादा होगी या लंग्स के लेवल पे ऑक्सीजन ज्यादा होगी, लंग्स के लेवल पे ऑक्सीजन ज्यादा होगी या टिश्यू के लेवल पे ज्यादा होगी, जल्दी बताएं, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। तकरीबन सारे कह रहे हैं लंग्स पे, क्योंकि हम सांस लेते हैं तो सांस में ऑक्सीजन होती है, तो लंग्स पे लेवल पे ऑक्सीजन ज्यादा होती है। आपने याद रखना है, आपने क्या याद रखना है। अच्छा, पहले हमारे क्या हुआ था, पहले हमें ये था कि जो आपका हाइड्रोजन था वो नेगेटिव हीमोग्लोबिन के साथ मिल गया था, इस तरह बन गया था। आपने क्या याद रखना है, जो हल्डेन है ना, हल्डेन हमें इसने ये बताया था कि जहां पे ऑक्सीजन ज्यादा होगी,
जहां पे ऑक्सीजन ज्यादा होगी, जो आपका नेगेटिव हीमोग्लोबिन है ये टूट जाएगा, किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। तो हाइड्रोजन आपके फ्री हो जाएंगे और हाइड्रोजन इस रिएक्शन में टेक पार्ट करेंगे। जब हाइड्रोजन इस रिएक्शन में टेक पार्ट करेंगे, जब हाइड्रोजन इस रिएक्शन में टेक पार्ट करेंगे तो बाहर से क्या आएगा? बाइकार्बोनेट, और ये दोनों मिलेंगे। जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा? H2CO3। कार्बोनिक एनहाइड्रेस की मदद से क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बाहर उड़ जाएगी। ठीक है, अजान हो रही है, 1 मिनट मुझे दे दें, फिर आप तब तक इसको देख लें, फिर मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था कि हाल्डेन इफेक्ट क्या होता है, लंग्स के लेवल पे होता है। और जो आपकी जितनी ज्यादा ऑक्सीजन होगी ये प्रमोट करती है किसको? ब्रेक डाउन ऑफ नेगेटिव हीमोग्लोबिन टू पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन। जब ये दोनों टूटते हैं ना, जो आपका हाइड्रोजन आयन होता है ये तो इस रिएक्शन में टेक पार्ट कर लेता है। अब आपका बचा है नेगेटिव हीमोग्लोबिन, और चूंकि ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है तो नेगेटिव हीमोग्लोबिन अकेला बच के वो कहता है चलो हम ऑक्सीजन हम एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। तो जब वो मिलते हैं तो क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन बनता है, और ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन फिर बाद में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है टिश्यू के लेवल पे। तो ये मैंने आपको एक बहुत सिंपल सा कंसेप्ट बताया है, अगर आपको ये समझ आ गई है। अगर हम इनको समराइज करें ना, तो समरी में वो ये कहता है, इसकी समरी ये है, देखो समरी इसकी ये है। हमने दो इफेक्ट पढ़े हैं, बोहर इफेक्ट, ठीक है, बोहर इफेक्ट। बोहर इफेक्ट क्या था? बोहर इफेक्ट हमें ये कहता है कि जितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो प्रमोट करेगी अनलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन, हमारे हीमोग्लोबिन से अनलोड अनलोड कर देगी ऑक्सीजन को। जितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी हमारी अनलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन उतनी भी ज्यादा होगी, ये हमें बोर ने बताया था। लेकिन जो हल्डेन है, हल्डेन ने भी हमें सही बताया था। वो ये कहता है, हल्डेन ये कहता है कि जितनी ज्यादा ऑक्सीजन होगी उससे क्या होगी? लोडिंग ऑफ, ठीक है, लोडिंग ऑफ ऑक्सीजन, लोडिंग ऑफ ऑक्सीजन। तो हल्डेन इफेक्ट अकर एट द लेवल ऑफ लंग, बोहर इफेक्ट अकर एट द लेवल ऑफ टिश्यूज। ठीक है, तो इस तरह आपने इसको याद रखना है। अब जरा मुझे बताएं कि आपको जो बुक पे लिखा हुआ है आपको ये समझ आया है, बोहर इफेक्ट और हल्डेन इफेक्ट ना? अच्छा, हमारा पहला पेशेंट क्या है? हमारा पहला पेशेंट जो है वो ये है कि फीवर है। हमारे पेशेंट को क्या है? फीवर है, फीवर विद ड्राई कफ। ठीक है, फीवर भी है और क्या है? उसको खुश्क खांसी है। वो कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे ना 2-3 दिन से बुखार है और मुझे खांसी आ रही है और वो खुश्क है, उसमें कोई बलगम नहीं आ रही। ठीक है, या वो आपको ये बताएगा कि मुझे खांसी आ रही है, आपने उसके पूछना है कि बलगम आ रही है या नहीं आ रही, प्रोडक्टिव है या अनप्रोडक्टिव है, तो आपको बता देगा। फिर आपने एक चीज याद रखनी है कि इसमें आपको सिम्टम्स क्या क्या मिलेंगे। आपका पेशेंट कहेगा कि डॉक्टर साहब मेरा ना गला खराब है, सोर थ्रोट है। ठीक है, सोर थ्रोट। वो कहेगा कि मेरा गला पका हुआ है या गला खराब है। और क्या कहेगा? और कहेगा कि मेरा जो नाक है इससे ना पानी निकलता रहता है, रनी नोज है, या फिर मुझे जुकाम है। ठीक है, इस तरह कहेगा। या फिर वो कहेगा कि डॉक्टर साहब मेरा नाक बंद है। ठीक है, मेरा नाक क्या है? बंद है, नेजल कंजेशन है, नेजल कंजेशन है, या फिर रनी नोज है। या फिर वो कहेगा कि डॉक्टर साहब मुझे थोड़ा सा बुखार है, ज्यादा बुखार नहीं है, लो ग्रेड फीवर है। ठीक है, लो ग्रेड फीवर है। या फिर वो क्या कहेगा? वो कहेगा कि डॉक्टर साहब जो मेरा चेहरा है ना, चेहरे पे मुझे ऐसे लगता है कि किसी ने दबाया हुआ है, फेशियल प्रेशर है। ठीक है, फेशियल प्रेशर है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि वो कहेगा कि मुझे छींकें बहुत आ रही हैं, स्नीजिंग बहुत हो रही है। ठीक है, तो ये कॉमन सिम्टम्स हैं। जब आपने सुनना है स्नीजिंग, जब आपने सुनना है रनी नोज है और ये चीजें सुननी है, तो आपने कहना है इसको क्या हुआ पड़ा है? इसको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में मैंने आपको बताया था, आपका नोज, फेरेंक्स, लेरेंक्स, नोज, फेरेंक्स और लेरेंक्स के में इन्फेक्शन हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। और उसमें जो खांसी आएगी वो क्या होगी? ड्राई कफ होगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपको जो कफ है उसमें बलगम नहीं आ रही तो आपने कहना है ये किसका इन्फेक्शन है? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है। उसकी कॉमन सिम्टम्स आपको वो ये बताएगा। उसके बाद आप अगर ओपीडी में बैठे हो, अगर आप किर्गिस्तान में, फिर तो आप रिपोर्ट नहीं करवा सकते। बट अगर आप ओपीडी में बैठे हुए हो और आपने आपने उसको कहना है कि आप ना ये चलो जाओ ये 2 टेस्ट करवा के लाओ। पहला टेस्ट क्या लिख के देना? आपने सीबीसी करवानी है उसकी। ठीक है, सीबीसी करवानी है। उसके बाद आपने उसका क्या करवाना है? उसका आपने कराना है CXR, चेस्ट एक्सरे कराना है। और कौन सा कराना है? PA व्यू। ठीक है, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे PA व्यू क्या होता है। पीछे मतलब उसको पीछे से हम एक्सरे करते हैं, चेस्ट एक्सरे करते हैं। आपने उसको चेक करना है कि इसको कोई और अबनॉर्मेलिटी तो नहीं, आपने एक्सरे कराना है और उसकी सीबीसी करानी है। उसके बाद अब ट्रीटमेंट पे आते हैं कि आप उसको ट्रीटमेंट क्या दोगे। आपको कंफर्म हो गया कि इसको क्या है? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, तो आपने उसको ट्रीटमेंट देना है। अब आप अगर तो उसको बुखार है,
तो फिर आपने एंटीबायोटिक लाजमी देनी है, क्योंकि जो बुखार होता है वो मोस्टली इन्फेक्शन की वजह से होता है, तो आपने एंटीबायोटिक देनी है। अब एंटीबायोटिक कौन कौन सी देनी है उसको आपने थोड़ा सा गौर से सुनना है। देखो, जो पहली एंटीबायोटिक है, जो पहली एंटीबायोटिक आप दे सकते हो, दैट इज योर अरिथ्रोमाइसिन। अरिथ्रोमाइसिन अरिथ्रोमाइसिन एक सस्ती एंटीबायोटिक है और वो पाकिस्तान में काफी कॉमनली अवेलेबल है, बट वो पहले यूज होती थी। अब जो रिसेंट गाइडलाइंस हैं वो ये कहती हैं कि अरिथ्रोमाइसिन के काफी रेजिस्टेंट हो चुकी है। अब हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए एरिथ्रोमाइसिन ज्यादा कार अमर नहीं है, तो आपने एरिथ्रोमाइसिन दे सकते हो, बहुत अच्छी है। लेकिन उससे अच्छी एंटीबायोटिक कौन सी है जो मुझे लगती है, दैट इज अजिथ्रोमाइसिन। ठीक है, अजिथ्रोमाइसिन, अजिथ्रोमाइसिन। अब अजिथ्रोमाइसिन, ये तो आपको पता चल गया कि अजिथ्रोमाइसिन दे सकते हो। इसका ब्रांड नेम क्या है? तो आप इसको जो पाकिस्तान में ब्रांड नेम इसका है, दैट इज टैबलेट टैब एजोमैक्स। टैब एजोमैक्स जो मैंने आपको ग्रुप में लिस्ट शेयर की थी उसमें भी ये है, टैब एजोमैक्स, या फिर टैब टैब जेट्रो। ठीक है, इन जो भी आपको मिलती है आप ये दोगे। और ये कितनी दोगे? ये ना 2 डोजेस में अवेलेबल है, 250 में और 500 mg में। 250 में और 250 में और 500 mg में, 250 और 500 mg में। अगर अगर आप 250 वाली चूज करते हो, अगर आप 250 mg लिख के देते हो, तो आपने पेशेंट को कहना है कि आपने 2 टाइम खानी है, ये सुबह शाम खानी है, बीडी। अगर आप 500 mg लिख के देते हो, तो आपने कहना है कि भाईजान आपने ये टीडी खानी है, ठीक है, थ्राइस अ डे, 3 टाइम खानी, और सॉरी थ्राइस कह रहा हूँ, 1 ओडी, सॉरी ओडी, 1 टाइम सिर्फ रात को खानी है ये गोली। अगर वो 500 mg की है तो ओडी, अगर वो 250 mg की है तो आपने कहना है बीडी। और मैं मोस्टली ये लिख के देता हूँ 250 mg, और उसको मैं कहता हूँ आपने सुबह शाम खानी है। ठीक है, अगर आपको अजिथ्रोमाइसिन नहीं मिलती, अगर आपको अजिथ्रोमाइसिन नहीं मिलती, तो आप क्या यूज कर सकते हो? आप एक सेकंड एंटीबायोटिक यूज कर सकते हो, जो कि आपको कोई एंटीबायोटिक, मेरे एक बात याद रखना, आपको एंटीबायोटिक की समझ नहीं ना आ रही, आप कौन सी यूज करना चाह रहे हो, तो आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक यूज करते हो। और मोस्ट ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दैट इज बीइंग यूज्ड इन पाकिस्तान इज को अमोक्सिक्लेव। को अमोक्सिक्लेव, ठीक है, ये सरकारी हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा यूज होती है, मैंने खुद बहुत ज्यादा लिख के दी है। इसके जो ब्रांड नेम है, ब्रांड नेम इसके क्या है? टैबलेट अगमेंटम, ठीक, अगमेंटन, वो आपने सुना होगा, अगमेंटन, ठीक है, अगमेंटन। और इसका जो दूसरा ब्रांड नेम है जो सरकारी हॉस्पिटल में होता है, दैट इज टैबलेट कैलामोक्स या कैप्सूल कैलामोक्स। ठीक है, इसकी जो डोज होती है, इसकी डोज होती है 625 mg, 625 mg, या फिर ये 1 ग्राम, 1 ग्राम की भी होती है। तो आपने क्या याद रखना है, अगर आप 625 वाली देती हो, तो आपने क्या कहना है कि आपने ये 3 टाइम यूज करनी है, सुबह शाम, सुबह दोपहर और शाम। अगर आप 1 ग्राम देते हो, अगर आप 1 ग्राम डोज देते हो, तो आपने कहना है ये सुबह और शाम आपने यूज करनी है। तो आप उसकी डिपेंडिंग अपॉन द सिवियरिटी उसको रिकमेंड कर सकते हो को अमोक्सिक्लेव। लेकिन ये क्या है? ये एक पेनिसिलिन है। ठीक है, ये क्या है? पेनिसिलिन है। आपको पता है कि जो आपकी कोमोक्सिक्लेव है ये क्या है? पेनिसिलिन है। और कुछ पेशेंट हमारे एलर्जिक होते हैं पेनिसिलिन पे, अगर उसको एलर्जी हो जाए तो फिर आपने क्या करना है? फिर एक और एंटीबायोटिक है, आपने कोमोक्सिक्लेव छोड़ देनी है, और फिर एक और एंटीबायोटिक है, दैट इज लिवोफ्लोक्सासिन। लिवोफ्लोक्सासिन, ठीक है, लिवोफ्लोक्सासिन। इसका जो ब्रांड नेम है वो क्या है? टैब लेफ्लॉक्स। इसका नाम भी याद रखना बड़ा आसान है, लेफ्लॉक्स। और ये भी कितनी होती है? 500 mg होती है। ठीक है, ये भी कितनी होती है? 500 mg होती है। या फिर एक इसका और ब्रांड नेम है टैबलेट लीवोक्सिन। ठीक है, लीवोक्सिन, लेकिन मैंने ये बड़ी लिखी है, लिफलॉक्स बहुत ज्यादा मैंने लिखी है उसमें हॉस्पिटल की प्रैक्टिस में। और ये भी कितनी होती है? 500 mg। वैसे ये 250 में भी मिल जाती है। इसका सेम वही फार्मूला है। अगर आप 250 वाली गोली रिकमेंड करते हो, तो आपने पेशेंट को कहना है कि आपने सुबह शाम खानी है। अगर आप 500 mg देते हो, अगर आप क्या देते हो? 500 mg देते हो, तो आपने कहना है कि भाईजान आपने सिर्फ ओडी लेनी है। ठीक है, ओडी सिर्फ आपने शाम को खानी है। 500 mg से लिवोफ्लोक्सासिन या अजिथ्रोमाइसिन से 500 mg से 1 दिन के ऊपर आपने नहीं जाना अडल्ट्स में। ठीक है, ये सारा ट्रीटमेंट अडल्ट्स का, बच्चों में नहीं ट्राई करना, ये बच्चों के शरबत होते हैं। ठीक है, तो ये हो गई एंटीबायोटिक कि अगर आपके पेशेंट को क्या हो गई है, ड्राई कफ है, फीवर है, तो आप ये एंटीबायोटिक दे सकते हो। अगर आपको कोई एंटीबायोटिक याद नहीं रहती, आप ये वाली दे देना, कोअमोक्सिक्लेव। ठीक हो गया? नहीं, डॉक्टर लाइबा पूछ रही हैं कि हम उसको कोअमोक्सिक्लेव को टीडीएस क्यों दे रहे हैं। देखो, ये मेरा बनाया हुआ ट्रीटमेंट नहीं है,
ये जो मैंने गाइडलाइंस पढ़ी हैं, ये आपके जो साइंटिस्ट हैं जो वो उन्होंने ये डोज रिकमेंड की है। जो आपकी कोमोक्सिक्लेव होती है ये इतनी स्वेयर नहीं होती, लेकिन जो आपकी लिवोफ्लोक्सासिन और एरिथ्रोमाइसिन होती है ये बड़ी स्वेयर होती है। तो आपने डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट स्वेरिटी उसको डोज को एडजस्ट करना होता है, लेकिन नॉर्मल स्वेरिटी के लिए आपने यही डोज यूज करनी है। अगर आप लेफ्ट लॉक्स दे रहे हो तो आपने क्या करना है, आप 250 mg की दे रहे हो तो आपने 2 टाइम देनी है, अगर 500 की दे रहे हो तो ओडी देनी है, ठीक है, इस तरह देना। अब ये हो गई हमारी कि हमने उसका इन्फेक्शन का इलाज कर दिया। अब उसको खांसी आ रही है और आपने उसको शरबत देना है, ठीक है, उसको उसको कफ प्रेसेंट देने हैं, उसको आपने सिरप देना है। और जो सिरप है मैं आपको सारे सिरप बता देता हूँ जो कि मशहूर जमाना है पाकिस्तान में खांसी के लिए, जो मैंने यूज किया हुआ है और जो मेरे डॉक्टर सीनियर थे उन्होंने मुझे ये बताया था कि जो बेस्ट सिरप इन पाकिस्तान फॉर कफ है ना, वो ये वाला है, कोरेक्स डी। आपने भी शायद नाम सुना हो, कोरेक्स डी, ठीक है, कोरेक्स डी। अगर आपको ये नहीं मिलता तो आप यूज कर सकते हो हाइड्रिलिन, ठीक है, हाइड्रिलिन, इन सब का आपने नाम सुना होगा, ये बड़े मशहूर हैं, हाइड्रिलिन। अगर आपको ये भी नहीं मिलता तो आप यूज कर सकते हो रेल्टस, ठीक है, रेल्टस डीएम, रेल्टस डीएम। या फिर अगर आपको ये भी नहीं मिलता तो एक और शरबत होता है कॉफ रेस्ट, ठीक है, कॉफ रेस्ट। अगर आपको ये भी नहीं मिलता तो आप एक और शरबत है जिसको आप यूज कर सकते हो, पल्मोनॉल, ठीक है, पल्मोनॉल। लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक ये कोरेक्स डी इज परफेक्ट। या फिर इसमें जो पल्मोनॉल है, पल्मोनॉल और कोरेक्स डी दे आर बेस्ट वंस, लेकिन आप अपनी अवेलेबिलिटी पे उसको देख सकते हो। और आपने इसको किस तरह रिकमेंड करना है, आपने कहना है 2-2 चम्मच, 2 + 2 = 2। आपने 3 टाइम 2-2 चम्मच पीने हैं शरबत के, तो आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। हमने खांसी का भी इलाज कर दिया, हमने इन्फेक्शन का इलाज भी कर दिया। अब हमारा क्या रह गया है, अब हमारा रह गया है कि आपके पेशेंट ने कहा है कि भाईजान मेरा नाक बह रहा है, मेरा गला दर्द कर रहा है, मुझे सांस नहीं सही तरह आ रहा, मेरा नाक बंद है। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे फ्लू को ठीक, ठीक है, जो आपका फ्लू वाले साइंस हैं उसको ठीक करेंगे। ठीक है, इसको हम कैसे ठीक करेंगे, आपने कोई देनी है एंटी एलर्जिक ड्रग। अब अगर आप कहते हैं कि मैं पेशेंट, मेरा जो पेशेंट है वो सोना भी चाहता है, वो सोना भी चाहता है और वो उसका फ्लू है, उसको फ्लू है और वो उसकी नींद नहीं पूरी हुई और वो सोना चाहता है, तो आपने उसको ये वाली टैबलेट देनी है, टैब रिजिक्स। ये जितने क्वेश्चन बच्चे पूछ रहे हैं मैं एंड पे आपको बताता हूँ, एक दफा मैं ट्रीटमेंट कंप्लीट कर लूं फिर मैं आपके सबको आंसर करता हूँ। रिजिक्स आपके नाम सुना होगा, एंटी एलर्जिक ड्रग है, ठीक है। और इसमें जो ये होती है 10 mg की होती है मार्केट में, और इसमें जो ड्रग होती है डेट इज सिट्रीजीन, ठीक है, सिट्रीजीन। और सिट्रीजीन में आपने पढ़ा होगा कि इट इज सेडेटिंग, ये इससे नींद बहुत आती है, इट इज सेडेटिंग, इससे नींद बहुत आती है। अगर आपका पेशेंट सोना चाहता है तो आपने उसको रिजिक्स दे देनी है। लेकिन अगर आपका पेशेंट कहता है कि नहीं नहीं डॉक्टर साहब मुझे सेडेशन ना आए, लेकिन मेरा फ्लू भी ठीक हो जाए और वो फ्लू इतना शदीद नहीं है, इतना ज्यादा स्वेयर नहीं है, तो आपने उसको ये टैबलेट देनी है, टैबलेट सॉफ्टिन। ये इसका नाम याद रखना भी बहुत आसान है, और ये 5 mg में भी होती है और 10 mg में भी होती है, सॉफ्टिन। और ये आपने कहना है कि ये भाईजान ये आपने सुबह और शाम 2 टाइम लेनी है, आपका फ्लू ठीक हो जाएगा, आपका जो रनी नोज है वो ठीक हो जाएगा, या जो आपको रेनाइटिस है वो ठीक हो जाएगा। अगर अगर वो कहता है कि डॉक्टर साहब मेरा रनी नोज है और मेरा गला भी पका हुआ है, मेरा गला भी पका हुआ है, मेरे गले में भी दर्द है, तो फिर आपने क्या करना है, फिर एक और टैबलेट है, उसका नाम होता है टैब फैक्सेट डी, ठीक है, टैब फैक्सेट डी बहुत कॉमनली यूज होती है और मैंने उस लिस्ट में भी ये शामिल की हुई है, फैक्सेट डी। इसमें 2 चीजें होती हैं, सुडोफेड्रीन, सुडोफेड्रीन होती है, सुडोफेड्रीन होती है, या फिर और क्या होती है, फिनाडीन, फिक्सोफिनाडीन, फिक्सोफिनाडीन, ये 2 चीजें होती हैं। या फिर इसकी जगह पे एक और टैबलेट यूज कर सकते हो, टैब टेलफास्ट, टेलफास्ट डी, ठीक है। ये 2 मेडिसिन आप याद कर सकते हो, ये आप यूज कर सकते हो स्वेयर फ्लू के लिए और अगर पेशेंट का गला पका हुआ है। लेकिन अगर आप किर्गिस्तान में हो, किर्गिस्तान में तो आपको फिक्सेड डी नहीं मिलेगा ना, आपको टेलफास्ट मिलेगा। तो आप किर्गिस्तान में आप फार्मेसी पे जाओगे और उसको कहोगे, रशियन में कहते हैं टाइलोहोत, ठीक है, टाइलो होट, इस तरह रशियन में लिखा होगा, ठीक है, टाइलो होट, टाइलो होट, इस तरह रशियन में लिखा होगा, TYLOHOT, ठीक है, इस तरह रशियन में लिखा होगा। तो आपने ये लेके आना है, उसमें भी सूडोफेड्रीन होता है और उसमें ये सारी चीजें होती हैं जो इसमें होती हैं, ठीक है। तो आप फ्लू के लिए वहां पे ये यूज किया करो। आपने एक वो साशे लेना है और उसको एक मग पानी में, गर्म पानी में मिला के अच्छी तरह और आपने पी लेना, इंशाल्लाह आपका फ्लू ठीक हो जाएगा। अच्छा, एक इसमें अहम बात, अगर आपका फीवर होता है, अगर आपके पेशेंट को ज्यादा फीवर है तो आपने टैबलेट कौन सी देनी है, क्योंकि अब पैनाडोल जो है वो तो बंद हो चुकी है, अब सिर्फ कैलपोल मिलती है, तो आपने टैबलेट कैलपोल, ठीक है, कैलपोल 500 mg, 500 mg देनी है डिपेंडिंग अपॉन द फीवर। आप उसको बीडी में भी दे सकते हो, टीडी में भी दे सकते हो, ठीक हो गया। दिस इज ऑल अबाउट
ट्रीटमेंट विद ड्राई कफ। अब अगर आपका पेशेंट आता है आपके पास, अगर ये तो हो गया ड्राई कफ का, अगर आपका पेशेंट आता है और उसको क्या है, LRTI है, मतलब उसको सारे सेम सिम्टम्स हैं, लेकिन उसकी में क्या है, वेट कफ है, प्रोडक्टिव कफ है, ठीक है, उसकी जो खांसी है उसमें बलगम आ रही है, वेट कफ है, तो आपने फ्लू का ट्रीटमेंट भी वैसे ही करना है, फीवर का ट्रीटमेंट भी सेम करना है, सिर्फ एंटीबायोटिक चेंज करनी है। एंटीबायोटिक कैसे चेंज करनी है, सबसे बेस्ट जो उसमें लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए ना, वो एजोमैक्स है। मैंने बहुत ज्यादा देखा है डॉक्टर्स को, ये वाली टैब एजोमैक्स, मतलब अजिथ्रोमाइसिन आप यूज करोगे पहले नंबर पे, अजिथ्रोमाइसिन फॉर प्रोडक्टिव कफ, और ये आपने यूज करनी है ओडी में। अगर कितनी है, 500 mg, मैंने ऊपर आपको सारी डिटेल लिखवाई है। अगर आपको एजोमैक्स नहीं मिलती, अगर आपको एजोमैक्स नहीं मिलती, फिर आपने जाना है क्लिथ्रोमाइसिन के साथ, ठीक है, क्लिथ्रोमाइसिन के साथ। और इसका जो इसका ब्रांड नेम आपने सुना होगा, क्लैरीटेक, ठीक है, क्लैरीटेक, या फिर एक गोली होती है क्लैरीसीड, क्लैरीसीड या फिर क्लैरीटेक। ये इसमें होता है क्लिथ्रोमाइसिन होता है, और ये भी आप अगर बंदे को प्रोडक्टिव कफ आ रही है तो आप उसको क्लिथ्रोमाइसिन दे सकते हो। और जो क्लिथ्रोमाइसिन है ये कितनी होती है, ये 500 mg होती है, और 500 mg है, और इसको आपने बीडी में देना होता है। अगर ये 500 mg है तो इसको आपने कितना देना है, 2 टाइम्स देना है, सुबह शाम देना है। अगर आपको, अच्छा इसमें ये सारी एंटीबायोटिक्स नहीं दे देनी, इनमें एक एंटीबायोटिक चूज करनी है जो भी आपको आसानी से मिल जाए। अगर आपको क्लिथ्रोमाइसिन नहीं मिलती तो बड़ी मशहूर है जमाना, एक टैबलेट है, टैब सेफिगेट, टैब सेफिगेट या फिर सेफिम, ठीक है, ये दोनों आपने नाम याद रख लेने, आपकी हॉस्पिटल प्रैक्टिस में बड़ी काम आएंगे। इसमें मशहूर जमाना एंटीबायोटिक है, 3rd जनरेशन सेफलोस्पोरिन, दैट इज सफिक्जीम, ठीक है, सफिक्जीम आपने सुना होगा। ऑक्सीडल का एक टीका होता है, इंजेक्शन होता है ऑक्सीडल, उसमें भी सफिक्जीम होता है, 1 ग्राम का होता है, 1.5 ग्राम का होता है। तो सफिक्जीम देनी है आपने, और ये सफिक्जीम की डोज आपने याद रखनी है, ये 500 नहीं होती, ये 400 mg होती है, ये 400 mg होती है। और ये आपने कितनी देनी है, ये आपने ओडी देनी है, एक टाइम ही देनी है, ठीक है। तो जो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मैंने देखा है ना, वो एजोमैक्स यूज करते हैं, लेकिन अगर उनको ये ना मिले तो वो ये वाली लिखते हैं, सफिक्जीम लिखते हैं 400 mg, ठीक है। लेकिन आप क्लैरिटेक भी लिख सकते हो अगर उसको क्या है, उसको क्या है, वेट कफ है, उसको क्या है, वेट कफ है, उसको क्या है, वेट कफ है। और डॉक्टर काशिफ ने पूछा है कि जो ये वाले शरबत मैंने बताए हैं, सारे सिरप बताए हैं, ये ड्राई और वेट कफ दोनों के लिए हैं, तो यस, ये दोनों के लिए हैं। तो आपने इसमें मैंने कभी नहीं देखा कि डॉक्टर इसको डिफरेंशिएट करें। आप कोरेक्स ड्राई कफ में भी लिख सकते हो और वेट कफ में भी लिख सकते हो, दे आर कफ्स प्रेजेंट, दे आर कफ्स प्रेजेंट। उसके बाद एक और मरीज आपके पास आता है और वो कहता है कि डॉक्टर साहब मैं ना मेरा गला बहुत दर्द कर रहा है, मुझे फ्रेंजाइटिस हो गया है, मुझे जो मेरा फेरेंक्स है उसकी, वो थोड़ी कहेगा कि फेरेंक्स की इन्फ्लेमेशन हो गई है, वो तो आप गैस करोगे ना, वो कहेगा मुझे फ्रेंजाइटिस हो गया, मेरा गला पका हुआ है, दर्द बहुत कर रहा है। तो आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, आपने उसको इसमें से जो मैंने एंटीबायोटिक बताई है इनमें से आपने एक एंटीबायोटिक दे देनी है, लेकिन लो डोज पे, लो डोज पे एंटीबायोटिक देनी है। अगर उसको क्या है, फ्रेंजाइटिस है, अगर उसको क्या है, फ्रेंजाइटिस है, तो आपने उसको एंटीबायोटिक दे देनी है। और क्या देना है, और उसको आपने कहना है कि आपने ना लेजोजन, ठीक है, लेजोजन या फिर बेंजाइकोल, ये मार्केट इसके ब्रांड नेम है, ये मिलते हैं, माउथ वॉश मिलते हैं। मतलब आपने कहना है कि आपने ना ये माउथ वॉश लेना है और इसके गरारे करने हैं, ठीक है, इसके क्या करने हैं, गरारे करने हैं। अब वो कहता है कि डॉक्टर साहब मैं गरीब बंदा हूं, मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं ये गरारे नहीं कर सकता। तो आपने कहना चलो मैं तुम्हारा इंतजाम करता हूँ कोई और। आपने कहना है आप ये माउथ वॉश रहने देना, ये 400 का आता है। आप क्या करना, गर्म पानी लेना, ठीक है, हॉट वाटर, हॉट वाटर, गर्म पानी लेना, उसमें आपने 1 या 2 चम्मच नमक डालना है, नमक सॉल्ट डालना है, उसको हाइपरटोनिक बनाना है। और उसमें आपने एस्प्रीन डेस्प्रीन डालनी है, ठीक है, उसमें आपने क्या डालनी है, डेस्प्रीन की 1 या 2 गोलियां डालनी है, उनको अच्छी तरह मिक्स करना है और उसकी क्या करनी है, गार्गलिंग करनी है, ठीक है, उसकी क्या करनी है, गार्गलिंग। गार्गलिंग का मतलब क्या होता है, गरारे करना, और आप सबको पता है गार्गलिंग का मतलब क्या होता है। तो पानी लेना है, उसमें नमक डालना है, डेस्प्रिन डालनी है और उसके गरारे करने हैं। तो इंशाल्लाह आपका एंटीबायोटिक, और अगर उसको फीवर है तो आप मतलब जो जो मैंने आपका मेडिसिन बताई है फीवर के लिए, आप कैल्पोल दे देना। और अगर उसको फ्लू है तो आप फिक्सेड डी या सॉफ्टिन दे सकते हो। और आपने उसको क्या कराने हैं, गरारे कराने हैं, और इंशाल्लाह वो उसका फ्रेंजाइटिस ठीक हो जाएगा। एक और पेशेंट आपके पास आता है, एक और पेशेंट आपके पास आता है और वो कहता है डॉक्टर साहब मेरा नाक बंद है, मेरा नाक बिल्कुल बंद हो चुका है फ्लू के साथ, तो मैं क्या करूं। तो आपने कहना है, अच्छा तुम्हारा, आपने क्या करना है, ये मैं इधर लिख रहा हूँ साइड पे, आपने कहना है, आपने एक बाजार से मिलेगी जाइनोसिन स्प्रे, ठीक है, जाइनोसिन स्प्रे,
आपको एक स्प्रे मिलेगी ज़ाइनोसिन, ठीक है, ज़ाइनोसिन। आपने क्या करना है, आपने ना बीडी मतलब 2 टाइम या टीडीएस, बीडीएस या टीडीएस, आपने 2 या 3 टाइम अपने दोनों नोस्ट्रिल, बोथ नोस्ट्रिल्स, जो आपके दोनों नाक के सुराख हैं, इनमें दोनों में आपने स्प्रे करनी है 2 या 3 टाइम। तो इंशाल्लाह आपकी जो ये नेजल डी कंजेस्टेंट होता है, अगर आपकी मतलब नाक बंद है तो वो उसको खोल देती है ज़ाइनोसिन, ठीक है। तो ये इसका ब्रांड नेम है ज़ाइनोसिन स्प्रे, बहुत कॉमनली यूज होती है, 70-80 रुपए की मिल जाती है। और इसको आपने 2 या 3 टाइम यूज करवाना है बोथ नोस्ट्रिल्स में, ठीक है। तो उसका नेजल डीकंजेशन ठीक हो जाएगी। अब जो एंटीबायोटिक्स है वो मैंने आपको सब बता दी हैं। फ्रेंजाइटिस में भी आपने वही यूज करनी है, वेट कफ में भी आपने यूज करनी है, सब में आपने यूज यही करनी है। स्प्यूटम एक्यूमुलेशन इन लंग्स कैन लीड टू लंग इन्फेक्शन। यस, अगर स्पूटम हमारा जमा हो जाए लंग्स में तो वो उससे क्या हो जाती है, उससे इन्फेक्शन इंक्रीज हो जाता है। तो अगर इसमें ना कुछ सिरप होते हैं, मैं आपको इसका देख के बता दूंगा, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कि ड्राई और वेट कफ के लिए डिफरेंट होते हैं। लेकिन हाँ, कुछ सिरप होते हैं जो कि सिर्फ आपकी स्पुटम को बाहर निकालते हैं, उससे बलगम बहुत ज्यादा आती है, तो वो हम ड्राई उसमें वेट कफ में यूज करते हैं। बट जो जनरल ट्रीटमेंट है वो यही है। आप जितनी मर्जी बुक्स उठा के देख लो, आपको इससे बाहर ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। और ये रिसेंट गाइडलाइन है, जो मैंने आपको डोजेस बताई हैं, ये रिसेंट गाइडलाइंस है, और इंशाल्लाह आपको आराम आ जाएगा अगर आप उसको दिल से दोगे। क्योंकि जब आप कोई दिल से काम करते हो तो फिर अल्लाह ताला आपकी मदद करते हैं, और फिर आपके हाथ में शिफा भी लिखी जाती है। अगर आप आपकी नियत ही खराब है तो फिर काम नहीं बनेगा। और एक अहम बात रह गई है, एक अहम बात मैंने ये बतानी थी इधर, एक अहम बात इधर मैं लिख देता हूँ, कंट्रा इंडिकेशन कि आपने ध्यान रखना है। एक तो कंट्रा इंडिकेशन ये थी कि अगर हमारा पेशेंट पेंसिलिन पेंसिलिन क्या है, पेंसिलिन एलर्जिक है, तो आपने उसमें पेंसिलिन यूज नहीं करनी। अगर उसको पेंसिलिन यूज करने से, उसको कोमोक्सिक्लेव यूज करने से एलर्जी हो रही है, तो आपने उसको छुड़वा देना है और उसको दूसरी किसी लिवोफ्लोक्सिसिन की तरफ जाना है, ठीक है। और अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आप एजोमैक्स यूज कर रहे हो, अजिथ्रोमाइसिन यूज कर रहे हो, ठीक है, अजिथ्रोमाइसिन के साथ आपने कभी भी फैक्सेट डी नहीं देनी, ठीक है। जो फैक्सेट डी है टैबलेट, अजिथ्रोमाइसिन, इसके साथ आपने कंट्राइंडिकेटेड है, ये दोनों कॉम्बिनेशन कंट्राइंडिकेटेड है। अगर आपने फैक्सेट डी देनी है तो उसके साथ आपने लिवोफ्लोक्सासिन देनी है। क्यों? क्योंकि जो इसमें होता है फिक्सोफिनाडीन जो होता है ना, वो क्या कराता है, क्यूटी प्रोलॉन्ग कर देता है, ब्रेडिकार्डिया करवाता है, ब्रेडिकार्डिया। तो आपने ब्रेडिकार्डिया से बचने के लिए आपने कभी भी अजिथ्रोमाइसिन को फिक्सोफिनाडीन के साथ नहीं देना। अगर आप दोगे तो क्या होगा, ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा, और आपके पेशेंट कहेगा कि डॉक्टर साहब चंगी दवाई दी है, चक्कर ही आ रहे हैं, ठीक है। तो आपने वो नहीं करना है ऐसा, ठीक है। तो आपने, ये सारा ट्रीटमेंट है। अब आपके जो जितने जितने सवाल हैं वो जरा मुझसे पूछें, फिर हम क्लास एंड करते हैं। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ।